हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपको सब लोगों का स्वागत है हमारे इस चाणक्य क्लासेज के अंदर। आज अपन बात करने जा रहे हैं अफवाह तंत्र के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना दोस्तों राजस्थान की प्रमुख जिलें, है ना। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों अफवाह तंत्र के अंदर राजस्थान में कुल सतही जल, है ना। राजस्थान में कुल सतही जल, उन कुल सतही जल की अपन बात करें तो सतही जल का मतलब होता है भूमिगत जल, यानी राजस्थान के अंदर जो नदियां हैं वो भूमिगत रूप में बहती है, भूमि के ऊपर बहती है, इन्हीं को कहा जाता है मित्रों सतही जल। तो इन सतही जल का अपन बात करें तो राजस्थान, भारत के कुल अफवाह तंत्र का राजस्थान में जो सतही जल पाया जाता है मित्रों वो पाया जाता है 1.16%। राजस्थान में कितना पाया जाता है भाई? कुल अफवाह तंत्र का भारत के 1.16% राजस्थान के अंदर सतही जल पाया जाता है। सतही जल की अपन बात करें तो इस सतही जल के अंदर अपन एक तो बात की इसकी नदियों की, सर राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं, है ना। राजस्थान में कौन कौन सी नदियां हैं भाई। उसके बाद अपन आज बात करेंगे वो आती है अपने राजस्थान में जिलें, राजस्थान में जिले, इन जिलों की अपन आज बात करेंगे, ठीक है। नदियों को अपन ने 3 भागों के अंदर इसका वर्गीकरण करके इसको अपन ने पढ़ा था। आंतरिक अफवाह तंत्र की नदियां, आंतरिक के बाद अपन ने पढ़ा अरब सागर के प्रवाह की नदियां, और अरब सागर के बाद अपन ने जो देखा वो था दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की नदियां, ठीक है। झीलों की आज अपन बात करेंगे। तो अपना जो आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है राजस्थान की प्रमुख जिलें, है ना। राजस्थान की प्रमुख जिलें टॉपिक है अपना दोस्तों, राजस्थान की प्रमुख जिलें, राजस्थान की प्रमुख जिले में, ठीक है। राजस्थान की प्रमुख जिले, इन जिलों में अपन बात करेंगे। सबसे पहले सामान्य परिचय के अंदर सबसे पहले अपन बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक जो जिले पाई जाती है वो जिल पाई जाती है उदयपुर के अंदर, है ना। सबसे पहले अपन जिलों में बात करें कि सर राजस्थान में सर्वाधिक जिले, राजस्थान में सर्वाधिक झील, और राजस्थान में जो सर्वाधिक झील पाई जाती है भाई वो पाई जाती है उदयपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक जो झीलें पाई जाती है वो पाई जाती है उदयपुर के अंदर। इसलिए दोस्तों उदयपुर को कहा जाता है भाई झीलों की नगरी। उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है? झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। इस उदयपुर को कहा जाता है भाई फाउंटेन एंड माउंटेन का शहर। इसी उदयपुर की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई सफेद नगरी, है ना। इसी उदयपुर को कहा जाता है भाई पूर्व का वेनिस। क्या कहा जाता है मित्रों? पूर्व का वेनिस। तो राजस्थान में सर्वाधिक जो झील पाई जाती है वो झीलें पाई जाती है उदयपुर के अंदर, है ना। इसलिए उदयपुर को कहा जाता है भाई झीलों की नगरी। उदयपुर को कहा जाता है झीलों की नगरी। इसी उदयपुर की अपन बात करें, है ना, इसी उदयपुर की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई सफेद सिटी, सफेद सिटी या सफेद नगरी, है ना। सफेद सिटी या सफेद नगरी भी इसे कहा जाता है। इसी उदयपुर को कहा जाता है भाई फाउंटेन, फाउंटेन या माउंटेन का शहर, फाउंटेन या माउंटेन का शहर, फाउंटेन या माउंटेन का शहर भी इसे कहा जाता है। इसी उदयपुर की अपन बात करें तो भाई इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस, पूर्व का वेनिस, है ना। इसी उदयपुर को कहा जाता है भाई पूर्व का वेनिस, ठीक है। तो ये अपन बात करें जिलों के अंदर तो सर्वाधिक झील पाई जाती है वो उदयपुर के अंदर पाई जाती है ना। इसलिए इसे जिलों की नगरी कहते हैं, सफेद नगरी कहते हैं, माउंटेन ए फाउंटेन का शहर कहते हैं, और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। उसके बाद अपन जिलों की अपन बात करें, है ना। उसके बाद जिलों में आगे अपन बात करें कि इसके वर्गीकरण की, है ना। सर जिलों के वर्गीकरण के आधार पर इसको कितने भागों के अंदर बांटा गया भाई, इस वर्गीकरण की अपन बात करें तो सबसे पहले इसका जो वर्गीकरण आता है वो गुणों के आधार पर आता है। इसका वर्गीकरण, है ना, गुणों के आधार पर। देखिए दोस्तों गुणों के आधार पर अपन बात करें कि इस गुणों के आधार पर इस जिलों को कितने भागों के अंदर बांटा गया, कितने भागों के अंदर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो एक तो आती है इसके अंदर मीठे पानी की झीलें, है ना। गुणों के आधार पर अपन बात करें तो एक तो आती है इसके अंदर खारे पानी की झीलें, और दूसरी आती है भाई अपने इसके अंदर मीठे पानी की झीलें। देखिए गुणों के आधार पर अपन बात करें तो एक तो आती है भाई खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झीलें, और इन खारे पानी की झीलों की अपन बात करें
तो ये अवशेष मानी जाती है 33 सागर का अवशेष, है ना। इस राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है ना। इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर इस मिट्टी के अंदर लवणता अधिक होने के कारण नागौर जिले में, राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें पाई जाती है। खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो इन खारे पानी की झीलों को रेगिस्तान में कहा जाता है भाई प्लाया झील, रेगिस्तान में इसे कहा जाता है प्लाया झील, या इसे मरुस्थल में कहा जाता है भाई प्लाया झील, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो है दोस्तों सांबर झील। देखिए राजस्थान की सबसे बड़ी, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की अपन बात करें वो है दोस्तों सांबर झील। और ये सांबर झील राजस्थान के 3 क्षेत्रों में फैली हुई है, जयपुर, अजमेर तथा नागौर, लेकिन इसका सर्वाधिक जो हिस्सा है वो है दोस्तों जयपुर के अंदर है, ठीक है। वो अपन झीलों में बात करेंगे, एक एक झील की बात करेंगे तब, ठीक है। उसके बाद इस खारे पानी की झीलों की अपन बात करें तो भारत की तो दूसरी सबसे बड़ी है सांबर झील और राजस्थान की पहली है, राजस्थान की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झीलों में और अपन बात करें तो इससे मरुस्थल में, है ना, इसे मरुस्थल में प्लाया झील के नाम से जाना जाता है। मरुस्थल में खारे पानी की झील की अपन बात करें तो इससे क्या कहा जाता है दोस्तों, प्लाया झील कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इस गुणों के आधार पर इसके वर्गीकरण को, तो इसका एक और वर्गीकरण आता है भाई मीठे पानी की झीलें, है ना। दूसरे वर्गीकरण की अपन बात करें तो आती है दोस्तों गुणों के आधार पर मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। और इन मीठे पानी की झीलों की अपन बात करें तो सर्वाधिक ये पाई जाती है भाई उदयपुर के अंदर, है ना, सर्वाधिक ये पाई जाती है उदयपुर के अंदर, है ना, इसलिए उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है ना। बाद में अपन इस मीठे पानी की झील की अपन बात करें तो राजस्थान में राजस्थान में सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो है दोस्तों जयसमंद झील। राजस्थान में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वो है दोस्तों जयसमंद झील। और इस जयसमंद झील की अपन बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है, जयसमंद झील की अपन बात करें तो ये उदयपुर के अंदर है और राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो सर पहली कौन सी है भाई, पहली की बात करें तो ये पहली है गोविंद सागर झील। और इस गोविंद सागर झील की अपन बात करें तो ये सतलज नदी के ऊपर है, किस नदी के ऊपर है भाई, सतलज नदी के ऊपर है। और ये स्थित है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये झील कहां पर है सर, हिमाचल प्रदेश के अंदर, और झील का नाम है गोविंद सागर झील। ये तो था दोस्तों गुणों के आधार पर इस झीलों का वर्गीकरण। एक वर्गीकरण आता है दोस्तों, है ना, एक वर्गीकरण आता है, उस वर्गीकरण की अपन बात करें, देखिए एक वर्गीकरण की अपन और बात करें आगे, एक वर्गीकरण आता है दोस्तों ज्वालामुखी के आधार पर इसका वर्गीकरण। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वर्गीकरण की अपन बात करें, है ना, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के अनुसार इसके वर्गीकरण की, ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार, ज्वालामुखी प्रक्रिया के अनुसार इसके वर्गीकरण की अपन बात करें तो देखिए दोस्तों जिस प्रकार इस पृथ्वी पर, है ना, जिस प्रकार इस पृथ्वी पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है, किसी स्थान है भाई, है ना, किसी स्थान पर ज्वालामुखी का उद्गार होता है और इस उद्गार होने से यहाँ पर लावा जम जाती है ना, यहाँ पर लावा का निर्माण होता है और लावा के इन दोनों के बीच में एक मुख जैसी आकृति बन जाती है। और आकृति के बीच वर्षा का जो जल इकट्ठा होता है ना, वर्षा का जल इकट्ठा होता है, इस झील को कहा जाता है कि ये झील कौन सी है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित झील है। कैसी झील है भाई, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से निर्मित झील है। और इस ज्वालामुखी की प्रक्रिया की अपन बात करें तो ये भी दोस्तों 2 प्रकार की झीलें हैं। इसमें भी कितनी प्रकार की झील हैं दोस्तों, 2 प्रकार की। एक अपन बात करें तो इसका नाम है कालडेरा झील, है ना, एक झील है उसका नाम है दोस्तों कालडेरा झील। और दूसरी अपन बात करें, है ना, दूसरी अपन बात करें तो कालडेरा झील, इस कालडेरे का मतलब होता है कि वे झीलें जिसका जो मुख्य व्यास होता है ना, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के बाद मुख्य जो व्यास होता है वो कम होता है ना, कैसा होता है दोस्तों, कम होता है, मुख्य व्यास का होता है, कम होता है ना,
कम होता है। ठीक है, ऐसी झील किस श्रेणी के अंदर आएगी भाई? काल्डेरा झील की श्रेणी में आएगी। ठीक है, तो ये था इसका दूसरा वर्गीकरण। तीसरे वर्गीकरण की बात करें तो एक तो आती है भाई प्राकृतिक झीलें, है ना। एक झील की तो अपन बात करें तो आती है प्राकृतिक झीलें, एक झील की अपन बात करें तो आती है प्राकृतिक झीलें। और प्राकृतिक झीलों की अपन बात करें कि ऐसी झील जिनका निर्माण प्रकृति पर स्वतः हुआ है, ऐसी झील जिनका निर्माण प्रकृति पर स्वतः हुआ है, उन झीलों को कहा जाता है भाई प्राकृतिक झील। और प्राकृतिक झील का सर्वश्रेष्ठ जो उदाहरण है वो है भाई पुष्कर झील, है ना। प्राकृतिक झील की अपन बात करें तो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है पुष्कर झील। कौन सी झील है मित्रों? पुष्कर झील। ठीक है, एक झील और आती है, उस झील को कहा जाता है भाई वर्गीकरण के अंदर कृत्रिम झीलें, है ना, कृत्रिम झील। और कृत्रिम झील की मैं बात करूं, है ना, इस कृत्रिम झील की बात करें तो ऐसी झील जिनका निर्माण किसी शासकों के द्वारा करवाया गया हो, ऐसी झील जिसका निर्माण किसी सेठ सेठानी या किस द्वारा करवाया गया हो, ऐसी झील कौन सी कहलाती है भाई? कृत्रिम झील, है ना। और इस कृत्रिम झील की अपन बात करें तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है वो झील है दोस्तों जयसमंद झील। कौन सी झील है भाई? जयसमंद झील, है ना। ये उदयपुर के अंदर है और इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। महाराणा जय सिंह के द्वारा गोमती नदी को रोककर गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था। ये थी दोस्तों जयसमंद झील। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अपन एक एक झीलों के बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं मीठे पानी की झीलें। ये तो था इस झीलों के सामान्य परिचय के अंदर इसके वर्गीकरण की कि भाई सर झीलों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है। मेन आपको एक ही याद रखना है कि इसके वर्गीकरण के आधार पर अपन इसको गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा जाता है। एक तो अपन खारे पानी की झील पढ़ेंगे और दूसरा अपन पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलें। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दोस्तों आज मीठे पानी की झीलें कि सर राजस्थान में कौन कौन सी मीठे पानी की झील है। वे मीठे पानी की झील अपन बात करें, मीठे पानी की झीलें, मीठे पानी की झीलें। ठीक है भाई, मीठे पानी की झीलें। और इन मीठे पानी की झीलों में अपन बात करें तो सबसे पहली झील आती है वो आती है दोस्तों अपने पुष्कर झील। वो आती है दोस्तों अपने पुष्कर झील। इस पुष्कर झील के बाद अगली झील की अपन बात करें तो आती है दोस्तों उस झील का नाम है राजसमंद, है ना, राजसमंद झीलें। सबसे पहले मैं आपको सारी झील लिखवा देता हूं कि सर मीठे पानी की झील कौन कौन सी है ना। राजसमंद झील, राजसमंद झील के बाद जो अगली झील की अपन बात करेंगे वो आती है दोस्तों अपने पिछोला झील। वो झील है पिछोला झील। ये सारी की सारी मीठे पानी की झील है भाई। उसके बाद बात करें तो एक और झील है, उस झील का नाम है दोस्तों जयसमंद झील, है ना, जयसमंद झील, जयसमंद झील। इस जयसमंद झील के बाद अपन बात करें तो अगली झील आती है, उस झील का नाम है दोस्तों नक्की झील, है ना, नक्की झील। ठीक है भाई, नक्की झील। और इस नक्की झील के बाद अपन बात करें तो एक और झील है, उस झील का नाम है भाई आना सागर। क्या नाम है दोस्तों? आना सागर। आना सागर के बाद अपन बात करेंगे वो आती है दोस्तों फाय सागर, फाय सागर, है ना, फाय सागर झील, जिसका निर्माण का उद्देश्य था, है ना, बाढ़ नियंत्रण हेतु इस झील का निर्माण करवाया था फाय सागर झील का भाई, है ना। उसके बाद जो अगली झील की अपन बात करेंगे वो आती है दोस्तों उदय सागर झील, उदय सागर झील। और ये उदय सागर झील भी स्थित है उदयपुर के अंदर। एक और झील है, उस झील का नाम है भाई स्वरूप सागर, है ना, स्वरूप सागर झील, स्वरूप सागर झील, है ना। स्वरूप सागर झील के बाद अगली झील की अपन बात करेंगे वो आती है दोस्तों फतेह सागर, ड्यूक ऑफ कर्नाटक के द्वारा जिसकी नींव रखी गई थी भाई फतेह सागर झील, है ना। कौन सी झील है मित्रों? फतेह सागर झील। फतेह सागर झील के बाद अपन बात करें तो एक झील है, उस झील का नाम है दोस्तों कायलाना झील। और ये कायलाना झील स्थित है भाई जोधपुर के अंदर, है ना। कायलाना के बाद अपन बात करें तो एक झील आती है, उस झील का नाम है भाई बालसमंद, है ना। बालसमंद झील राजस्थान के अंदर दो है, एक तो है भीनमाल जालोर के अंदर
और एक है दोस्तों जोधपुर के अंदर है, ठीक है, बालसमंद झील। इस बालसमंद झील के बाद अपन नेक्स्ट झील की बात करेंगे, वो आती है दोस्तों अपने गैप सागर झील, है ना, गैप सागर झील, गैप सागर झील। गैप सागर झील के बाद अपन बात करें तो एक और झील है, उस झील का नाम है दोस्तों, गैप सागर झील के बाद अगली झील आती है, उस झील का नाम है मोती झील, है ना, मोती झील। मोती झील के बाद अगली झील की अपन बात करेंगे, 14 झील हो गई है कुल मीठे पानी की, है ना। अगली झील की अपन बात करेंगे वो आती है अपने दोस्तों, एक और झील है गोवर्धन सागर, है ना, गोवर्धन सागर। ये गोवर्धन सागर जलाशय झील है, ये भी उदयपुर के अंदर है ना। इसके बाद एक आती है भाई गोवर्धन सागर झील, उदय सागर, कायलाना, ठीक है, जयसमंद, नक्की झील, पिछोला, और कौन कौन सी है भाई मीठे पानी की झीलें, ठीक है। ये सारी की सारी 15-15 झीलें ये कैसी है दोस्तों, मीठे पानी की झीलें हैं, है ना। कैसी है दोस्तों, मीठे पानी की झीलें। तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे एक एक झीलों के बारे में, है ना। एक एक झीलों के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई पुष्कर झील के बारे में, है ना, कि सर पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले के अंदर स्थित है, इसकी क्या क्या विशेषता है ना। इस झील के किनारे, है ना, इस झील के किनारे प्रसिद्ध स्मारक कौन कौन से हैं, इसकी भी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई पुष्कर झील के बारे में। देखिए दोस्तों, झील आती है, उस झील का नाम है भाई अपने पुष्कर झील, है ना, पुष्कर झील। और इस पुष्कर झील की मैं बात करूं तो ये आती है भाई अजमेर के अंदर, है ना। इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो ये स्थित है अजमेर के अंदर। इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो ये स्थित है अजमेर के अंदर। इस पुष्कर झील की अपन बात करें इसके निर्माण की, सर इसका निर्माण किनके द्वारा किया गया था। देखिए दोस्तों, इनके निर्माण की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण था ये प्राकृतिक झील है भाई, है ना। कैसी झील है दोस्तों, प्राकृतिक, यानी इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी की विस्फोट या ज्वालामुखी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इस झील का निर्माण हुआ है। और इस झील का नाम है भाई पुष्कर झील, है ना। ज्वालामुखी की प्रक्रिया से, ज्वालामुखी की प्रक्रिया से इस झील का निर्माण हुआ है और इस झील का नाम है दोस्तों पुष्कर झील। इसलिए इस झील को कहा जाता है भाई प्राकृतिक झील, है ना। इसलिए इस झील को कहा जाता है सर प्राकृतिक झील, है ना। और अपन इसके निर्माण में अपन बात करें तो पुराणों के अनुसार, है ना, पुराणों के अनुसार इस झील का जो निर्माण हुआ है वो ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया है ना। पुराणों के अनुसार अपन बात करें तो इस झील का जो निर्माण करवाया है वो ब्रह्मा जी ने अपने पंकुड़ी के फूल से इस झील का निर्माण करवाया था, है ना। इसलिए ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो इसी झील के किनारे है भाई, है ना। ब्रह्मा जी का जो मंदिर है वो इसी झील के किनारे है। जो राजस्थान का सबसे प्राचीन ब्रह्मा जी का मंदिर है वो किस झील के किनारे है, पुष्कर झील के किनारे है। उसके बाद अपन इस पुष्कर झील की अपन बात करें, है ना, इस पुष्कर झील की अपन बात करें। देखिए दोस्तों, आगे अपन इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण तो करवाया था दो, इस ज्वालामुखी की प्रक्रिया से इसका निर्माण हुआ है ना। पुराणों के अनुसार इसका ब्रह्मा जी ने इसका निर्माण करवाया भाई, है ना। इस झील को कहा जाता है भाई राजस्थान की, इसी को कहा जाता है राजस्थान की। देखिए दोस्तों, इसके अपन उपनाम की बात करें कि इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है ना। उपनामों की अपन बात करें तो इसे कहा जाता है भाई कोकण तीर्थ, है ना। इसे कहा जाता है कोकण तीर्थ। इसी झील को कहा जाता है भाई तीर्थराज, इसी झील को कहा जाता है तीर्थराज, है ना। तीर्थराज कहा जाता है इसी झील को। इसी झील की अपन बात करें, है ना, इसी झील की अपन बात करें तो इसे कोकण तीर्थ कहा जाता है, तीर्थराज कहा जाता है। इसी झील की अपन बात करें तो इसे तीर्थों का मामा, है ना, तीर्थों का मामा इसे कहा जाता है भाई ना। तीर्थों का मामा कहा जाता है, तीर्थों की नानी कहा जाता है वो देवयानी सांबर को कहा जाता है। और तीर्थों का जो भांजा है वो मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मित्रों, मचकुंड धौलपुर को भी कहा जाता है। ये भी अपन पढ़ेंगे बावड़ियों के अंदर, ठीक है। तो इसे कोकण तीर्थ, तीर्थराज,
और तीर्थों का मामा इसे कहा जाता है भाई। इसके उपनाम की बात करें तो इस पुष्कर झील के उपनाम मिलते हैं, ठीक है। बाद में इस झील की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे पवित्र झील है, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की सबसे पवित्र झील, राजस्थान की प्राकृतिक झील है ना, प्राकृतिक झील, और राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी है, राजस्थान की सबसे प्रदूषित झील भी है, वो है दोस्तों पुष्कर झील। और इस प्रदूषित झील के प्रदूषित होने की अपन बात करें तो यहां पर सन 1997-98 में, सन 1997-98 में एक देश है, उस देश का नाम है दोस्तों कनाडा। इस कनाडा के सहयोग से इस पुष्कर झील के अंदर सफाई का कार्य किया गया था भाई। कब दोस्तों? सन 1997-98 में सफाई का कार्य किया गया था, उस देश का नाम था कनाडा के सहयोग से, ठीक है। उसके बाद इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो यहां इस पुष्कर झील के ऊपर दोस्तों घाट बने हुए हैं। क्या बने हुए दोस्तों? घाट बने हुए हैं। घाट का मतलब होता है कि स्नान करने वाले, है ना, स्नान करने वाले घाट बने हुए हैं। उन घाटों की संख्या की अपन बात करें तो इन घाटों की संख्या है 52 घाट बने हुए हैं इस झील पे। कितने घाट बने हुए दोस्तों? 52 घाट बने हुए हैं। और इन 52 घाटों की अपन बात करें तो सबसे जो पवित्र घाट है ना, इस पुष्कर झील पे अपन पवित्र घाट की बात करें, उस घाट का नाम है दोस्तों गो घाट, है ना, उस घाट का नाम है मित्रों गो घाट। सबसे पुष्कर झील पर सबसे पवित्र घाट है ना, पुष्कर झील पर सबसे पवित्र घाट है, उस घाट का नाम है दोस्तों गो घाट, ठीक है। उसके बाद अपन इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो इस पुष्कर झील पर एक और घाट है, उस घाट का नाम है दोस्तों मर्दाना घाट, है ना, मर्दाना घाट, मर्दाना घाट, या इसे कहा जाता है भाई जनाना घाट। जनाना घाट की अपन बात करें तो राजस्थान में दो है, एक तो है भाई मंडोर दुर्ग के अंदर है, वहां पे भी जनाना घाट है, और यहां पर जनाना घाट की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों पुष्कर झील के किनारे, है ना। और इसी जनाना घाट की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था दोस्तों मैडम मेरी ने, है ना, मैडम मेरी, मेरी मतलब उस महिला का नाम था दोस्तों इंग्लैंड की, उसका नाम था दोस्तों मैडम मेरी ने। इस मैडम मेरी ने दोस्तों यहां पर एक घाट का निर्माण करवाया, उस घाट का नाम था दोस्तों जनाना घाट या मर्दाना घाट। इस जनाना घाट या मर्दाना घाट की अपन बात करें तो महात्मा गांधी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था वो इसी घाट पर किया गया था, है ना। महात्मा गांधी की जो अस्थियों का विसर्जन किया गया था वो इन्हीं घाटों पर किया गया था, इसलिए दोस्तों इसे गांधी घाट भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, है ना। इस जनाना घाट की अपन बात करें तो महात्मा गांधियों की अस्थियों का विसर्जन, है ना, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन, महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन भी इसी घाट पर किया गया था भाई, जनाना घाट, है ना। और इससे वर्तमान में कहा जाता है भाई गांधी घाट, है ना, इससे वर्तमान में कहा जाता है भाई गांधी घाट। वर्तमान में इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? गांधी घाट के नाम से जाना जाता है। बाद में इस पुष्कर झील की अपन बात करें और क्या सर, क्या क्या विशेषता इस पुष्कर झील पर? देखिए दोस्तों, पुष्कर झील की अपन बात करें तो किंवदंतियों के अनुसार, है ना, पुराने समय में अपन बात करें तो किंवदंतियों के अनुसार इस पुष्कर झील की क्या क्या विशेषता बताइए, उन विशेषताओं की भी अपन बात करते हैं। देखिए, है ना, किंवदंतियों के अनुसार, किंवदंतियों के अनुसार अपन इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे, इसी झील के किनारे वेदों को लिपिबद्ध किया गया, है ना, इसी झील के किनारे वेदों को लिपिबद्ध किया गया। इसी झील के किनारे विश्वामित्र की तपस्या, है ना, ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए, ब्रह्मा जी को पसंद करने के लिए दोस्तों विश्वामित्र के द्वारा यहां पर इस झील के किनारे तपस्या की गई थी, लेकिन इस तपस्या को भंग की थी, उनका नाम था मेनका। यानी विश्वामित्र की तपस्या को इसी झील के किनारे मेनका के द्वारा भंग की गई थी भाई। वो भी कौन सी झील है? पुष्कर झील है ना। देखिए, पुष्कर झील की अपन आगे बात करें भाई, है ना, पुष्कर झील की आगे बात करें तो विश्वामित्र की तपस्या, विश्वामित्र की तपस्या मेनका के द्वारा भंग की गई। विश्वामित्र की तपस्या मेनका के द्वारा
भंग की गई, मेनका के द्वारा भंग की गई। ठीक है भाई। इसी झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे वेदों को लिपिबद्ध किया गया, वेदों को लिपिबद्ध किया गया, है ना। इसी झील की अपन बात करें तो कालिदास के द्वारा, है ना, इसी झील की अपन बात करें तो कालिदास के द्वारा एक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है दोस्तों अभिनव शाकुंतलम। इस अभिनव शाकुंतलम की जो रचना की, वो रचना भी इस पुष्कर झील के किनारे की गई थी भी कालिदास के द्वारा, है ना। अभिनव अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना की गई थी वो भी इस पुष्कर झील के किनारे की गई थी। और इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो वेद व्यास के द्वारा महाभारत की जो रचना की गई है वो भी इसी झील के किनारे की गई थी, है ना। वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना, वेद व्यास के द्वारा महाभारत की रचना भी इसी झील पर की गई थी, है ना। और अपन बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, है ना, इसी झील की अपन बात करें तो गोविंद गुरु के द्वारा यहां पर, है ना, गोविंद गुरु के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया गया था भाई। गुरु ग्रंथ साहिब का यहां पर क्या किया गया था, पाठ किया गया था। ठीक है, तो ये झील थी दोस्तों अपने पुष्कर झील, है ना। कौन सी झील है दोस्तों, अपने पुष्कर झील। और पुष्कर झील की सर क्या क्या विशेषता है, देखिए इसी पुष्कर झील की अपन बात करें तो इसी पुष्कर झील के किनारे एक मेला भरता है भाई, है ना। इसी झील के किनारे एक मेला भरता है, उस मेले का नाम है पुष्कर का मेला, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए इस पुष्कर झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे एक मेला भरता है, उस मेले का नाम है भाई पुष्कर का मेला। और ये पुष्कर का मेला पुष्कर झील के किनारे भरता है। पुष्कर के मेले की अपन बात करें तो ये पुष्कर का मेला जो भरता है वो इस पुष्कर झील के किनारे भरता है ना। और ये कब भरता है सर, ये भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। पुष्कर मेले की अपन बात करें तो ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है पुष्कर का मेला। और ये आयोजित किया जाता है भाई राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा, राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इस मेले का आयोजन किया जाता है भाई पुष्कर झील के किनारे। और कब किया गया था सर, कार्तिक पूर्णिमा को इसका आयोजन किया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला भी कौन सा है भाई, पुष्कर का मेला। राजस्थान का सबसे बड़ा रंगीन मेला है पुष्कर का मेला है। अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला, अजमेर मेरवाड़ा का सबसे बड़ा मेला है वो भी है दोस्तों अपना पुष्कर का मेला। और ये पुष्कर का मेला सर कहां भरता है, पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, और सर इसकी क्या क्या विशेषता है इस पुष्कर झील की, देखिए पुष्कर झील की अपन बात करें तो इस पुष्कर झील के किनारे, है ना, प्रसिद्ध स्थानों की अपन बात करें, इस पुष्कर झील के किनारे प्रसिद्ध स्थानों की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे मंदिर है, उन मंदिर का नाम है दोस्तों ब्रह्मा जी का मंदिर है ना। इस मंदिर की अपन बात करें तो ब्रह्मा जी का मंदिर भी इस पुष्कर झील के किनारे है। इस ब्रह्मा जी के मंदिर की अपन बात करें तो राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है, राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसी झील के किनारे एक और मंदिर है, उस मंदिर का नाम है सावित्री जी का मंदिर, सावित्री जी का मंदिर, है ना। इसी पुष्कर झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे सावित्री जी का भी मंदिर है। इसी झील की अपन बात करें तो एक और मंदिर है भाई रंगा जी का मंदिर, है ना, रंगा जी का मंदिर, रंगा जी का मंदिर। ये रंगा जी का मंदिर भी स्थित है भाई पुष्कर झील के अंदर, है ना, पुष्कर झील के किनारे। ठीक है, सावित्री जी के मंदिर की अपन बात करें तो राजस्थान का प्रथम सावित्री मंदिर है वो पुष्कर झील के किनारे है। और सावित्री मंदिर की अपन बात करें तो यहां पर राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था, राजस्थान का तीसरा रोपवे स्थापित किया गया था भाई सावित्री मंदिर के किनारे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों अपने पुष्कर झील
जो अजमेर के अंदर स्थित है ना। और इस पुष्कर झील की अपन सारी विशेषताओं के बाद में भी बात की है ना। यहाँ पर पुष्कर का मेला लगता है भाई, है ना। और ये इसका जो निर्माण दो प्रकार में देखने को मिलता है। एक तो इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी की विस्फोट या ज्वालामुखी के उद्भव के कारण इस झील का निर्माण हुआ, और दूसरा पुराणों के अनुसार इस झील का जो निर्माण हमें मिलता है वो मिलता है दोस्तों कि ब्रह्मा जी के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ये पुराणों के अनुसार हमें इस झील का पता चलता है। नेक्स्ट झील की बात करें तो आगे जो आती है झील, उस झील का नाम है दोस्तों राजसमंद झील। देखिए अगली झील की अपन बात करें तो वो झील है राजसमंद झील, है ना। अगली झील की अपन बात करें तो वो है राजसमंद झील, है ना, राजसमंद झील। और राजसमंद झील की अपन बात करें तो भाई ये स्थित है कांकरोली राजसमंद में, है ना। ये स्थित है कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद में स्थित है राजसमंद झील। इस राजसमंद झील की अपन बात करें तो राजस्थान की एकमात्र झील है, राजस्थान की एकमात्र झील है जिनका नाम जिले के नाम पर किया गया, जिसका नामकरण जिले के नाम पर किया गया है। वो झील कौन सी है भाई? अपने राजसमंद झील। इस राजसमंद झील की अपन बात करें, है ना, तो इसका जो नामकरण है वो जिले के नाम पर किया गया है। राजस्थान की एकमात्र झील है जिसका नाम जिले के नाम पर किया गया, जिले के नाम पर किया गया, जिले के नाम पर किया गया। इस झील का नाम है भाई राजसमंद झील। इस राजसमंद झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया गया था भाई महाराणा राज सिंह के द्वारा, है ना। इसके निर्माण की अपन बात करें कि सर इसका जो निर्माण करवाया था वो किनके द्वारा करवाया गया था? इसका निर्माण करवाया था भाई महाराणा राज सिंह, महाराणा राज सिंह। इस महाराणा राज सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था भाई राजसमंद झील का निर्माण। ठीक है, ये है राजसमंद झील। ठीक है, ये है राजसमंद झील, राजसमंद झील। और इस राजसमंद झील की अपन बात करें तो इसी राजसमंद झील के किनारे, है ना, इसी राजसमंद झील के किनारे एक प्रशस्ति स्थित है। उस प्रशस्ति का नाम है दोस्तों राज प्रशस्ति। देखिए इसी झील की अपन बात करें, है ना, इसी झील की अपन बात करें तो इस पर स्थित है दोस्तों 25 शिलालेख, है ना, 25 शिलालेख। इस झील के किनारे स्थित है 25 शिलालेख। उन 25 शिलालेखों को कहा जाता है भाई नौ चौकी पाल। इस 25 शिलालेखों को कहा जाता है नौ चौकी पाल, या इसी को कहा जाता है भाई राज प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है कि राजाओं के द्वारा जो काम करवाया जाता है उनका उल्लेख किया जाता है, वो इन प्रशस्ति के अंदर किया जाता है। और ये प्रशस्ति स्थित है भाई राजसमंद झील के किनारे, है ना, जो 25 शिलालेखों में लिखी गई है। और इस राज प्रशस्ति की अपन बात करें तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ये किस भाषा में लिखी गई है सर? संस्कृत भाषा में लिखी गई है राज प्रशस्ति, है ना। और इसका जो लेखन का कार्य किया गया था वो लेखन का कार्य करवाया था भाई रणछोड़ भट्ट तेलंग, है ना। इस राज प्रशस्ति की अपन बात करें तो इनका जो कार्य करवाया गया था वो रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा इसको पूर्ण करवाया था, रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा। और इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसी राज प्रशस्ति की अपन बात करें तो मेवाड़ के गुइल वंश का इसके अंदर उल्लेख मिलता है भाई। मेवाड़ के गुइल वंश के शासकों का वर्णन मिलता है इस राज प्रशस्ति के अंदर। इस राज प्रशस्ति के अंदर जिसको लिखवाने का लेखन का कार्य किया था वो रणछोड़ भट्ट तेलंग ने किया था। किसके निर्देशन के में? तो राज सिंह के, है ना, महाराणा राज सिंह के निर्देशन में इसे पूर्ण करवाया था। इसके बाद अपन इस राजसमंद झील की बात करें, है ना, इसी राजसमंद झील की बात करें तो इसी झील के किनारे दोस्तों अपन बात करें तो मंदिर स्थित है। उस मंदिर का नाम है द्वारकाधीश का मंदिर, है ना, द्वारकाधीश का मंदिर, है ना, द्वारकाधीश का मंदिर। और इस द्वारकाधीश के मंदिर की अपन बात करें तो ये स्थित है कांकरोली
कांकरोली राजसमंद में स्थित है। कांकरोली राजसमंद में स्थित है भाई। कौन सा मंदिर? द्वारकाधीश का मंदिर। इसी द्वारकाधीश के मंदिर की अपन बात करें, है ना, इसी द्वारकाधीश के मंदिर की अपन बात करें तो यहाँ पर एक प्रधान पीठ स्थित है। उस प्रधान पीठ का नाम है ना, उस संप्रदाय की प्रधान पीठ का नाम है दोस्तों वल्लभ संप्रदाय, है ना, ये भी ध्यान रखना। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है, वो भी स्थित है दोस्तों इस द्वारकाधीश मंदिर के अंदर, ठीक है। इसी द्वारकाधीश के मंदिर की अपन बात करें तो यहाँ पर एक महोत्सव का आयोजन किया जाता है। उस महोत्सव का नाम है दोस्तों अन्नकूट महोत्सव, है ना, अन्नकूट महोत्सव। एक तो अन्नकूट महोत्सव है, एक फूलडोल महोत्सव है, इनमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। फूलडोल महोत्सव का जो आयोजन किया जाता है वो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा आयोजन किया जाता है भीलवाड़ा के अंदर। फूल जो है दोस्तों उत्सव, फूलडोल जो उत्सव है दो जगह किया जाता है राजस्थान के अंदर। एक तो किया जाता है बारां के अंदर, हाँ, एक तो किया जाता है बारां के अंदर, वो सेकंड है। और जो फूलडोल उत्सव फर्स्ट है वो किया जाता है भाई रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा, रामस्नेही भीलवाड़ा के अंदर से किया जाता है भाई, ठीक है। तो अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है इस द्वारकाधीश के मंदिर में, कांकरोली राजसमंद में स्थित है। इसी राजसमंद झील की बात करें तो इसी के किनारे, है ना, इसी राजसमंद झील की अपन बात करें तो इसी के किनारे दोस्तों गेवर माता का मंदिर है। कौन सी माता का है भाई? गेवर माता। इसी गेवर माता की अपन बात करें तो ये दोस्तों कुंवारी सती हुई थी इस झील के किनारे। कहा जाता है कि दोस्तों इस झील के पाल को, है ना, पाल को, या अपन कह सकते हैं कि गेवर माता ने सर्वप्रथम इसके पाल की नींव रखी, है ना, पाल की नींव रखी थी। लेकिन नींव हमेशा दोस्तों क्या हो जाती थी? ढह जाती थी। इसके कारण कहा जाता है कि गेवर माता ने, है ना, ऋषि मुनियों से कहा कि भाई इसकी पाल की नींव लेते, और ऋषि मुनियों के द्वारा कहा गया कि गेवर अगर तू इस झील पर सती हो जाए, इस पाल पर सती हो जाए, कुंवारी सती हो जाए, तो इस झील की क्या रखी जाएगी भाई? नींव रखी गई जी, है ना। तो इसी बात का दोस्तों कहते हैं कि गेवर माता ने बाद में इस झील के किनारे पाल पर ये सती हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों? सती हुई थी। इन्हीं सती होने के बाद गेवर माता का यहाँ पर मंदिर बना गया भाई। कौन सी माता का? गेवर माता। इस गेवर माता की अपन बात करें तो कुंवारी सती राजस्थान में हुई है। इस माता का क्या नाम है भाई? गेवर माता। सती प्रथा हालांकि राजस्थान में बंद है ना। राजस्थान में अंतिम बार जो सती हुई थी वो देवराला गांव सीकर से हुई थी सन 1987 में, है ना। रूप कंवर, गोपराज की पत्नी जिसका नाम था रूप कंवर, जो देवराला गांव सीकर के संबंध है, ये राजस्थान में अंतिम सती हुई थी। और राजस्थान में सती प्रथा जो एक्ट आया था वो 1922 में आया था, 1928 में। ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे बात करते हैं राजसमंद झील। ये राजसमंद झील हो गई, है ना। इसी राजसमंद झील के किनारे एक दुर्ग भी स्थित है। उस दुर्ग का नाम है भाई दयाल दास का दुर्ग। ये भी ध्यान रखना, दयाल दास का दुर्ग, है ना, दयाल दास का दुर्ग। ये दयाल दास का दुर्ग भी स्थित है इसी राजसमंद झील के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं भाई अगली झील की। तो अगली झील आती है अपने राजसमंद झील के बाद जो अगली झील आती है उस झील का नाम है दोस्तों नक्की झील, है ना। उस झील का नाम है मीठे पानी के अंदर वो आती है भाई अपने नक्की झील। देखिएगा नक्की झील। और इस नक्की झील की अपन बात करें, तो ये स्थित है दोस्तों माउंट आबू, है ना। ये स्थित है भाई माउंट आबू। माउंट आबू सर कहां पर है? सिरोही के अंदर है। माउंट आबू सिरोही में यह झील स्थित है, नक्की झील। और इस नक्की झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था, है ना, इसका जो निर्माण हमें मिलता है वो किंवदंतियों के अनुसार जिसका जो निर्माण करवाया था वो करवाया गया था देवताओं के नाखूनों से, है ना, देवताओं के नाखूनों से, देवताओं के नाखूनों से, देवताओं के नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया गया था भाई, ठीक है। या हमें इस नक्की झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण है वो ज्वालामुखी की विस्फोट या ज्वालामुखी की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप भी इस झील का निर्माण हमें इसका उल्लेख मिलता है भाई, ठीक है। इसी नक्की झील की मैं बात करूं तो राजस्थान की सबसे ऊंची झील है ना, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, राजस्थान की सबसे ऊंची झील
राजस्थान की सबसे ऊंची झील है वो भी है भाई नक्की झील। इसी झील की मैं बात करूं तो राजस्थान की एकमात्र झील है, राजस्थान की एकमात्र झील है जो शीतकाल में जम जाती है भाई, है ना, शीतकाल में जम जाती है। ये शीतकाल में जम जाती है, वो भी कौन सी झील है भाई, अपने नक्की झील। इसी नक्की झील की अपन बात करें तो यहाँ पर राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन स्थित है। हिल स्टेशन का मतलब है हरियालों से चारों तरफ घिरा हुआ, ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र यहाँ पर हिल स्टेशन स्थित है। इसी नक्की झील की मैं बात करूं तो यहाँ पर दो आकृतियां बनी हुई है। इसी झील की अपन बात करें तो यहाँ पर दो आकृतियां बनी हुई है। इन दो आकृतियों की अपन बात करें या अपन कह सकते हैं कि दो यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर है। इस पत्थर की अपन बात करें तो एक पत्थर का तो नाम है दोस्तों टॉड रॉक, है ना, टॉड रॉक। टॉड रॉक का मतलब होता है कि भी मेंढक के समान इसकी आकृति है, इसे कहा जाता है टॉड रॉक। दूसरी आकृति है दोस्तों नंद रॉक, है ना, नंद रॉक। इस नंद रॉक का मतलब होता है कि पनिहारी, पनिहारी या महिला के समान कपल, एक कपल बैठा हुआ है, इस प्रकार से इसकी आकृति है नंद रॉक की, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने नक्की झील जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है, जिसका निर्माण देवताओं के नाखूनों से इस झील का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान की सबसे ऊंची झील है, राजस्थान की एकमात्र झील जो शीत ऋतु में शीतकाल में जम जाती है। इसी नक्की झील की अपन बात करें और तो इसी नक्की झील के किनारे एक देवी का मंदिर है भाई अर्बुदा माता, है ना, अर्बुदा माता। और इस अर्बुदा माता की अपन बात करें तो इसे अधर देवी भी कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है भाई, अधर देवी, इसे अधर देवी भी कहा जाता है। और इनका भी मंदिर इस झील के किनारे है और इस झील का नाम है भाई नक्की झील। और नक्की झील की, ठीक है, ये नक्की झील की खास खास विशेषता थी। नक्की झील के बाद अपन नेक्स्ट झील की बात करें तो आगे आती है भाई उस झील का नाम है पिछोला झील, है ना। मीठे पानी की झीलों में अपन बात करें तो आगे एक झील है, उस झील का नाम है भाई पिछोला झील। उस झील का नाम है भाई पिछोला झील, ठीक है जी। और इस पिछोला झील की अपन बात करें तो इस प्रकार से यह है दोस्तों पिछोला झील, यह है पिछोला झील। इस पिछोला झील की अपन बात करें तो इस झील का जो निर्माण करवाया था भाई, है ना, इस झील के जो निर्माण की अपन बात करें तो इस झील का निर्माण करवाया था भाई 14वीं शताब्दी में, है ना। 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के समय एक बंजारा था, उस बंजारे ने बैल की स्मृति में इस झील का क्या करवाया था भाई, निर्माण करवाया था। लेकिन भूगोल में अपन बंजारे का नाम तो नहीं मिलता है, लेकिन बंजारे का नाम है भाई चिड़ीमार बंजारा। इस चिड़ीमार बंजारे के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था भाई राणा लाखा के समय, ठीक है। इतिहास के अंदर बंजारे का नाम मिलता है, लेकिन भूगोल के अंदर बंजारे का नाम सिर्फ बंजारे ही मिलता है कि इस झील का निर्माण भाई किसने करवाया था, बंजारे ने करवाया था। तो इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के समय, है ना, राणा लाखा के समय एक बंजारे ने करवाया था भाई, एक बंजारे ने करवाया था इस झील का निर्माण। उसके बाद इस पिछोला झील की अपन नेक्स्ट बात करें तो एक महल स्थित है इस पिछोला झील के किनारे। इस महल का नाम है दोस्तों राजमहल। इस महल का नाम है राजमहल। इस राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण, है ना, इस राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण इस झील का नाम क्या पड़ा भाई, पिछोला। ये भी ध्यान रखना, राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, पिछोला पड़ा। और इसी राजमहल की मैं बात करूं तो इसे राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है। और राजस्थान का विंडसर महल की जो संज्ञा दी वो विसेंट सिम, है ना, फर्ग्यूसन के द्वारा इस राजमहल को विंडसर महल की संज्ञा दी गई थी। आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, ठीक है। उसके बाद इस पिछोला झील की अपन बात करें तो इसी झील के अंदर दो महल स्थित है भाई। इसी झील के अंदर दो महल है। उन महलों की अपन बात करें तो एक महल का तो नाम है दोस्तों जग मंदिर, एक महल का तो नाम है, उस महल का नाम है भाई जग मंदिर। और दूसरा एक और महल है, उस महल का नाम है भाई जग निवास, है ना, जग निवास, जग निवास।
है ना, जग महल तथा जग मंदिर। इस जग मंदिर की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण करवाया गया था भाई जगत सिंह प्रथम के द्वारा। इस झील का जो इस जगत मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था भाई जग मंदिर का, वो करवाया था जगत सिंह प्रथम के द्वारा। लेकिन इसे पूर्ण करवाया था वो करवाया था भाई महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा। महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा इसे पूर्ण करवाया गया था। इसी जग मंदिर की मैं बात करूं तो इस जग मंदिर के अंदर शाहजहां रुका था और शाहजहां ने इस मंदिर की प्रेरणा से, इस जग मंदिर की प्रेरणा से दोस्तों अपनी पत्नी, इस पत्नी का नाम था दोस्तों मुमताज, इस मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। इस मुमताज की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था भाई शाहजहां ने, है ना। इस जग मंदिर की प्रेरणा से ताजमहल का जो निर्माण करवाया था वो शाहजहां ने करवाया था। इसी जग मंदिर की मैं बात करूं तो 1857 के स्वतंत्रता विद्रोह में, है ना, अंग्रेजों ने यहां पर क्या ली थी, शरण ली थी। नीमच से जो अंग्रेज भागे थे वो अंग्रेजों को जो शरण दी थी वो इस जग मंदिर के अंदर ही दी थी, है ना। इसी जग मंदिर की अपन बात करें तो इसे सपनों का बना मंदिर कहा जाता है। सपनों का बना मंदिर, सपनों का बना मंदिर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी झील के किनारे भाई जग निवास की। तो जग निवास की अपन बात करें तो इस जग निवास का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई जगत सिंह प्रथम ने, है ना। इस जगत निवास की अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था जगत सिंह सेकंड ने और इसे भी पूर्ण करवाया था महाराणा कर्ण सिंह के द्वारा। इसे पूर्ण करवाया था भाई जग निवास को भी, ठीक है। और पिछोला झील की सर क्या क्या विशेषता है, देखिए आगे अपन पिछोला झील की अपन बात करें तो इसी पिछोला झील के अंदर राजस्थान में सर्वप्रथम, है ना, राजस्थान में सर्वप्रथम सौर संचालित नाव चलाई गई थी भाई। राजस्थान में सर्वप्रथम सौर संचालित जो नाव चलाई गई थी वो भी इस पिछोला झील के अंदर चलाई गई थी, ठीक है। उसके बाद इस पिछोला झील की आगे बात करें, है ना, नेक्स्ट अपन बात करें इस पिछोला झील की तो इसी झील के किनारे एक और मंदिर है भाई। उस मंदिर का नाम है करणी माता का मंदिर। करणी माता का मंदिर नाम सुनते ही देश नोक आ जाएगा, लेकिन करणी माता जिसे कहा जाता है मंछापूर्णी माता, करणी माता या इसका अन्य नाम है मंछापूर्णी माता। मंछापूर्णी माता का भी जो मंदिर है वो इस पिछोला झील के किनारे स्थित है। इन्हीं करणी माता या मंछापूर्णी माता की अपन बात करें तो इन्हीं मंदिर से दोस्तों एक रोपवे का भी उद्घाटन या रोपवे भी स्थापित किया गया था और यह राजस्थान का दूसरा रोपवे था भाई। राजस्थान का दूसरा रोपवे कहां पर स्थापित किया गया, पिछोला झील के किनारे करणी माता या मंछापूर्णी माता के मंदिर में, और ये राजस्थान का दूसरा रोपवे था भाई, ठीक है। इसी पिछोला झील की अपन बात करें भाई, झील है तो झील के अंदर नदियां भी गिरती होगी, है ना। तो दो नदियां इस झील के अंदर आती है। एक नदी का तो नाम है भाई सिसारमा, एक नदी का तो नाम है, उस नदी का नाम है सिसारमा, और दूसरी नदी एक और आती है उसका नाम है भाई बुजड़ा, है ना। क्या नाम है सर, बुजड़ा नदी। ये दो नदियां इस पिछोला झील के अंदर अपना पानी स्रावित करती है भाई, ठीक है। ये थी अपने पिछोला झील जो राजमहल के पीछे स्थित होने के कारण ये पिछोला कहलाई। इसी पिछोला की बात करें तो निर्माण महाराणा लाखा के समय 14वीं शताब्दी में, है ना, पिच्छू नाम या चिड़मारे बंजारे ने इस झील का निर्माण करवाया था भाई। इसी झील के अंदर, है ना, एक और बात दोस्तों, इसी झील के अंदर बागोर की हवेली, इसी झील के किनारे एक बागोर की हवेली भी स्थित है भाई, बागोर की हवेली। और इस बागोर की हवेली की अपन बात करें, है ना, इस बागोर की हवेली की अपन बात करें तो यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, वो भी इस पिछोला झील पर रखी हुई है, इस बागोर की हवेली में रखी गई है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये थी दोस्तों अपने पिछोला झील जो मीठे पानी की है। आगे अपन मीठे पानी की झीलों में बात करें तो एक और झील आती है, उस झील का नाम है भाई जयसमंद झील, है ना। आगे झील की बात करें तो आती है भाई अपने जयसमंद झील। देखिए दोस्तों नेक्स्ट झील की अपन बात करें तो आती है दोस्तों जयसमंद झील का नाम है सर जयसमंद झील, है ना, जयसमंद झील।
और इस जयसमंद झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों उदयपुर के अंदर, है ना। इस जयसमंद की अपन बात करें तो ये उदयपुर के अंदर स्थित है ना। इस जयसमंद का जो निर्माण करवाया था, इस जयसमंद झील का जो निर्माण करवाया था, वो निर्माण करवाया था भाई महाराणा जय सिंह के द्वारा। महाराणा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया था, लेकिन इसका जो पूर्ण निर्माण करवाया था वो महाराणा उदय सिंह के द्वारा इस झील का पूर्ण निर्माण करवाया था भाई जयसमंद झील का। इसी जयसमंद झील की अपन बात करें तो राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और भारत की दूसरी सबसे बड़ी है ना, भारत की दूसरी सबसे बड़ी है। तो पहली सर कौन सी है भाई, पहली है गोविंद सागर। इस गोविंद सागर की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों सतलज नदी के किनारे। सतलज नदी सर कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में यह झील स्थित है, गोविंद सागर झील, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, पहली है गोविंद सागर। नेक्स्ट बात करते हैं इसे जयसमंद झील की। देखिए दोस्तों ये है दोस्तों अपने जयसमंद झील। इस प्रकार से अपन जयसमंद झील की बात करें, है ना, जयसमंद झील। तो इस जयसमंद झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था वो सन 1682 से, है ना। इस झील का अपन बात करें 1662 से 1668 ईस्वी के मध्य इस झील का निर्माण करवाया था महाराणा जय सिंह के द्वारा। महाराणा जय सिंह के द्वारा एक नदी है, उस नदी का नाम है दोस्तों गंभीरी नदी, है ना। इस गंभीरी नदी पर दोस्तों गोमती नदी, गंभीरी नहीं गोमती नदी, इस गोमती नदी पर बांध बनाकर इसके पानी को रोककर इस झील का निर्माण करवाया था। इस झील का नाम है भाई जयसमंद झील, ठीक है भाई। इसी जयसमंद झील की अपन बात करें तो इसी जयसमंद झील के अंदर दो नदियां गिरती है। एक नदी का तो नाम है भाई जावरी, झील का नाम है जावरी, और दूसरी जो नदी है उस नदी का नाम है भाई बागर। ये दो नदियां इस झील के अंदर भी आती है। इसी झील की अपन बात करें जयसमंद झील की तो इसी झील में दो सिंचाई सुविधा के लिए दो नहरें भी इसके अंदर, नहरों का भी निर्माण किया गया था। उस नहर का नाम है, एक तो नाम है श्यामपुरा नहर, और एक नहर है उस नहर का नाम है दोस्तों भाट नहर, है ना। श्यामपुरा वो भाट नहर भी इससे यहाँ पर दो सिंचाई सुविधा के लिए इसका निर्माण करवाया था भाई, ठीक है। आगे इस जयसमंद झील की अपन बात करें तो पहाड़ों के पेटों में स्थित होने के कारण इसे भाई डेबर झील भी कहा जाता है। इसे डेबर झील भी कहा जाता है पहाड़ों के पेटे में स्थित होने के कारण, है ना। इसी झील की अपन बात करें तो इसे जलचरों की बस्ती के नाम से भी जाना जाता है। वो झील है भाई दोस्तों अपने जयसमंद झील, ठीक है। तो ये थी दोस्तों अपने जयसमंद झील जो उदयपुर के अंदर स्थित है। निर्माण की बात करें तो महाराणा जय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था अकाल रात के लिए, है ना। गोमती नदी के पानी को रोककर यहाँ पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण करवाया था भाई। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम का मतलब होता है कि जिन झीलों का निर्माण किसी शासकों के द्वारा करवाया गया हो, है ना, किसी सेठ के द्वारा करवाया हो, वह झील कौन सी कहलाती है? कृत्रिम झील, है ना। तो राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील वो भी कौन सी है? जयसमंद झील है। भारत की दूसरी है, ठीक है। आगे बात करें इस झील की तो इस झील के अंदर दो नदियां भी आती है, जावरी तथा बागर नदियां, है ना। पहाड़ियों के पेटे में स्थित होने के कारण इसे डेबर झील कहा जाता है। इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती भी इस झील को कहा जाता है। इसी झील के अंदर सिंचाई सुविधा के लिए दो नहरें निकाली गई थी। उस नहरों की अपन बात करें तो एक नहर का नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी नहर का नाम है बट्टा नहर या बाढ़ नहर, ठीक है। आगे झील की अपन बात करें, अगली झील की अपन बात करें तो एक झील आती है, उस झील का नाम है भाई कायलाना झील, है ना। नेक्स्ट झील की अपन बात करें तो आती है सर कायलाना झील।
और इस कायलाना झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों जोधपुर के अंदर, है ना। इस कायलाना झील की अपन बात करें तो ये स्थित सर जोधपुर के अंदर, और इस कायलाना झील की अपन बात करें तो ये मरुस्थल में एक अपवाद के रूप में है भाई। कैसे सर अपवाद के रूप में, है ना। मरुस्थल में एक अपवाद है, मरुस्थल में एक अपवाद है क्योंकि ये मरुस्थल के बीच भी स्थित है और पहाड़ों के बीच में भी है, यानी जोधपुर से पहाड़ों में भी है और मरुस्थल के बीच में भी, इसलिए इसे मरुस्थल के अपवाद के रूप में भी इस झील को जाना जाता है। इसी कायलाना झील की अपन बात करें तो निर्माण का तो उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसके आधुनिकीकरण की बात करें कि सर इसका आधुनिकीकरण किसके द्वारा करवाया था, वो करवाया था भाई सर प्रताप के द्वारा, सर प्रताप के द्वारा, है ना। सर प्रताप सिंह के द्वारा इसका आधुनिकीकरण करवाया था और ये स्थित है भाई कायलाना झील जो जोधपुर के अंदर स्थित है। इसी कायलाना झील की मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है भाई शमशानों का घाट, है ना। शमशानों का घाट भी इसे कहा जाता है कि भी सर्वाधिक यहाँ पर आत्महत्या करते हैं लोग, है ना, इसलिए इसे शमशानों का घाट, यहाँ पर शमशानों का मेला भी भरता है इस कायलाना झील पर, ठीक है। उसके बाद अपन इस कायलाना झील की बात करें तो जोधपुर में दोस्तों, है ना, यहाँ पर देश का प्रथम या देश का सबसे बड़ा या प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान जिसका नाम है माचिया सफारी पार्क, माचिया सफारी पार्क। ये माचिया सफारी पार्क भी स्थित है भाई इस कायलाना झील के किनारे, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कायलाना झील जो जोधपुर के अंदर है। यहाँ पर बोटिंग की जाती है, कैनाल बोटिंग, ये भी ध्यान रखना, है ना, कैनाल, यहाँ पर कैनाल बोटिंग की जाती है इस कायलाना झील के अंदर, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट झील की अपन बात करें तो आगे एक और झील आती है, आगे इस झील का नाम है भाई आना सागर झील। देखिएगा इस झील का नाम है मित्रों आना सागर झील। ये आना सागर झील की भी अपन बात करें तो ये स्थित है भाई अजमेर में। आना सागर झील की अपन बात करें तो ये स्थित है दोस्तों अजमेर के अंदर, है ना। आना सागर झील की अपन बात करें तो ये स्थित है सर अजमेर में, है ना। कहां पर स्थित है सर अजमेर के अंदर, ठीक है। इस आना सागर झील की अपन बात करें तो इस झील के अंदर जो पानी इस झील के अंदर जो पानी पहुंचाया जाता है वो आता है भाई एक तो लूनी नदी का, है ना। इस झील के अंदर जो पानी की आपूर्ति की जाती है वो एक तो लूनी नदी के द्वारा और एक बांडी नदी के द्वारा, बांडी नदी के द्वारा इस झील के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है और ये झील है भाई आना सागर झील। इसी आना सागर झील की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई चौहान वंश के शासक, अजमेर के चौहान वंश का शासक का नाम था भाई अर्नोराज, है ना, या इसे कहा जाता है भाई आना जी। इस अर्नोराज ने इस झील का क्या करवाया था भाई निर्माण करवाया था। या इतिहास के अंदर अपन बात करें तो इस झील का जो निर्माण हमें मिलता है वो निर्माण मिलता है दोस्तों, कहा जाता है कि तुर्कों के खून से सनी धरती को धोकर या साफ करके इस झील का निर्माण करवाया था, है ना। तुर्कों के, ये भी ध्यान रखना, तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करके इस झील का निर्माण करवाया था भाई आना जी ने, ठीक है। बाद में इस आना सागर झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे, है ना, इसी आना सागर झील के किनारे भाई जहांगीर ने, इसी आना सागर झील के किनारे जहांगीर ने एक उद्यान का निर्माण करवाया था जिसका नाम था दौलत बाग। इस दौलत बाग उद्यान का निर्माण करवाया था जिसे वर्तमान में कहा जाता है भाई सुभाष उद्यान, जिसे वर्तमान में कहा जाता है सुभाष उद्यान। इस सुभाष उद्यान का भी निर्माण करवाया था भाई जहांगीर ने। किसने करवाया था भाई? मुगल शासक जहांगीर ने इसका निर्माण करवाया था इस आना सागर झील के किनारे। नेक्स्ट बात करें भाई इस आना सागर झील की, और क्या क्या है सर आना सागर झील की विशेषता। देखिए इसी सुभाष उद्यान की अपन बात करें तो यहाँ पर जहांगीर ने एक झरने का भी निर्माण करवाया था भाई जिसका नाम था चश्मा ए नूर झरना का भी निर्माण करवाया था भाई इस जहांगीर ने इस सुभाष उद्यान के अंदर।
और बात करें इस आना सागर झील की, तो यहां पर दोस्तों शाहजहां ने बारहदरी का निर्माण करवाया था भाई, बारहदरी का निर्माण करवाया था भाई शाहजहां ने। सर बारहदरी क्या होती है? बारहदरी का मतलब होता है कि दोस्तों 5 संगमरमरों के मंडप से बना, पत्थरों से या 5 संगमरमरों से बना मंडप जिसे कहा जाता है भाई बारहदरी। उस बारहदरी का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भाई शाहजहां ने। मकान नुमा आकृति होते हैं उसे कहा जाता है बारहदरी, ठीक है, और इसका निर्माण करवाया था भाई शाहजहां ने। इसी आना सागर झील की मैं बात करूं तो इसी झील के किनारे दोस्तों, है ना, इसी झील के किनारे एक अंग्रेज यात्री था। उस अंग्रेज यात्री का नाम था दोस्तों सर टॉमस रो। सर टॉमस रो। इस सर टॉमस रो और जहांगीर के बीच जो मुलाकात होती है वो भी इस आना सागर झील के किनारे होती है भाई, है ना। आना सागर झील के किनारे इनकी मुलाकात होती है, वो भी आना सागर के किनारे होती है। नेक्स्ट अपन बात करें इस झील की, है ना, आना सागर झील की अगली बात करें दोस्तों तो जहांगीर की पत्नी का नाम था भाई नूरजहां। जहांगीर की पत्नी का सर क्या नाम था? नूरजहां। इस नूरजहां की मैं बात करूं तो इनकी मां का नाम था भाई अस्मत बेगम। इस अस्मत बेगम के द्वारा इस आना सागर झील के किनारे सर्वप्रथम दोस्तों भारत में सर्वप्रथम फूलों से यहां पर इत्र का आविष्कार किया गया था भाई। किसका आविष्कार किया गया था? इत्र का आविष्कार किया गया था, वो भी इस आना सागर झील के किनारे किया गया था। तो ये आती है भाई अपने आना सागर झील जो अजमेर में है। लूनी तथा बांडी नदी के द्वारा इस आना सागर झील के अंदर जल की आपूर्ति की जाती है। निर्माण करवाया था अर्नो राज ने, लेकिन इतिहास में कहा जाता है कि भाई इसका जो निर्माण है वो तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करके इस झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना। सर टॉमस और जहांगीर की मुलाकात भी इस झील के किनारे होती है। नूरजहां की मां जिसका नाम था अस्मत बेगम ने सर्वप्रथम भारत के अंदर इत्र का आविष्कार किया था, वो भी इस आना सागर झील के किनारे किया था, है ना। दौलत बाग जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये भी इसका भी निर्माण जहांगीर ने इसी झील के किनारे किया था भाई, है ना। इसी सुभाष उद्यान के अंदर चश्मा ए नूर नामक झरने का भी निर्माण करवाया था। बारहदरी का निर्माण करवाया था भाई शाहजहां ने। तो ये आती है भाई अपने आना सागर झील। अगली झील की बात करें तो अगली झील आती है इसी अजमेर के अंदर एक और झील है भाई फाय सागर झील, है ना, फाय सागर झील। और इस फाय सागर झील की अपन बात करें तो ये भी स्थित है दोस्तों अजमेर के अंदर, है ना। इसी फाय सागर झील की अपन बात करें तो ये भी स्थित है दोस्तों अजमेर के अंदर, है ना, अजमेर के अंदर स्थित है। इसी फाय सागर झील की मैं बात करूं तो ये है दोस्तों अपने फाय सागर झील। देखिए ये है एक बांडी नदी, है ना, बांडी नदी, और ये है अजमेर जिला, ये है दोस्तों अजमेर। इस बांडी नदी में जब वर्षा अधिक होती है तो इस बांडी नदी में जल की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है, जिसके कारण इस अजमेर में बाढ़ की संभावना होती है कि भाई इस अजमेर के अंदर बाढ़ की संभावना होती है। इसलिए राजस्थान की एकमात्र फाय सागर झील है जिसका निर्माण बाढ़ नियंत्रण के लिए करवाया गया था भाई। और ये किसके द्वारा करवाया था? एक इंजीनियर है, उस इंजीनियर का नाम है दोस्तों फाय। इस फाय के निर्देशन में इस फाय सागर झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना। देखिए दोस्तों फाय सागर झील की बात करें तो इसका निर्माण इस इंजीनियर का नाम है भाई फाय के निर्देशन में इस झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना। राजस्थान की एकमात्र झील जिसका निर्माण का उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण या बाढ़ नियंत्रण के लिए इस झील का निर्माण करवाया था। उस झील का नाम था फाय सागर झील। इसी फाय सागर झील की अपन बात करें तो इस फाय सागर झील के अंदर, है ना, इस फाय सागर झील के अंदर जब पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो इस फाय सागर झील से इस आना सागर झील के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है या पानी को छोड़ा जाता है, ये भी ध्यान रखना भाई, है ना। फाय सागर से आना सागर में पानी छोड़ा जाता है भाई, पानी छोड़ा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है फाय सागर झील के बारे में।
नेक्स्ट बात करें इस फतेह सागर झील के, नेक्स्ट अपन बात करें तो एक और झील आती है भाई, उस झील का नाम है फतेह सागर झील। और ये फतेह सागर झील है भाई उदयपुर के अंदर, मीठे पानी की झीलों में आगे अपन बात करें तो एक और झील है, उस झील का नाम है भाई फतेह सागर झील, फतेह सागर झील। और इस फतेह सागर झील की मैं बात करूं तो ये भाई स्थित है उदयपुर के अंदर, है ना। ये कहां स्थित है सर? उदयपुर के अंदर स्थित है, उदयपुर के अंदर स्थित है। इस झील की अपन बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई महाराणा जय सिंह ने, है ना, महाराणा जय सिंह ने, महाराणा जय सिंह के द्वारा इस फतेह सागर झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना। इस प्रकार से ये फतेह सागर झील है ना, फतेह एफ जिसे इंग्लिश में एफएस कहा जाता है, उदयपुर के अंदर से, है ना, फतेह सागर झील है। और यहाँ एक फतेह सागर झील के अंदर नदी आती है भाई, इस नदी के द्वारा सर्वाधिक मिट्टी लाने के कारण ये फतेह सागर पूर्णतः ग्रसित हो जाते हैं, यानी पूरी तरह मिट्टी से डूब जाती है, ठीक है। तो इसी के लिए दोस्तों इस नदी का, इस झील का दोस्तों जो पुनर्निर्माण करवाया था, है ना, इस झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था वो पुनर्निर्माण करवाया था या इसकी नींव रखी थी पुनर्निर्माण की, वो रखी थी भाई ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा। ड्यूक ऑफ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का नाम है ड्यूक ऑफ, है ना, ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा, इस ड्यूक ऑफ कनॉट के द्वारा इस झील का पुनर्निर्माण करवाया गया, है ना। और किसके शासनकाल में भाई? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में, महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में इस झील का पुनर्निर्माण या पुनर्नींव रखी गई थी। और इन्हीं महाराणा फतेह सिंह के नाम पर इस झील का नाम क्या रखा भाई? फतेह सागर झील रखा। क्या रखा दोस्तों? फतेह सागर झील रखा, ठीक है। इसी फतेह सागर झील की अपन बात करें तो यहाँ पर स्थित है इस झील के किनारे सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी, ये सहेलियों की बाड़ी भी स्थित है उदयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप का स्मारक भी स्थित है इस फतेह सागर झील के किनारे, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। इसी फतेह सागर झील के बाद एक और झील है भाई मीठे पानी की, उस झील का नाम है स्वरूप सागर झील, है ना। उस झील का नाम है सर स्वरूप सागर झील, देखिएगा स्वरूप सागर झील। और इस स्वरूप सागर झील की मैं बात करूं तो ये भी स्थित है दोस्तों उदयपुर के अंदर, है ना। इस स्वरूप सागर झील की मैं बात करूं तो ये भी स्थित है दोस्तों उदयपुर के अंदर, है ना, उदयपुर के अंदर। इस झील का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा। झील का निर्माण महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा, महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था, स्वरूप सागर झील का। देखिए एक तरफ तो आती है पिछोला झील, है ना, एक तरफ तो आती है पिछोला झील, एक तरफ आती है भाई फतेह सागर, एफएस फतेह सागर झील। इन झीलों को जो आपस में जोड़ने का जो कार्य करती है वो भी कौन करती है भाई? स्वरूप सागर झील, है ना। फतेह सागर तथा पिछोला को आपस में जोड़ती है, पिछोला को आपस में जोड़ती है। जब इस फतेह सागर के अंदर पानी की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है तब पानी छोड़ा जाता है भाई स्वरूप सागर के अंदर, है ना। इस प्रकार से नदियों को जोड़ा जाता है, झीलों को जोड़ा जाता है आपस में स्वरूप सागर झील के द्वारा, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था भाई? महाराणा स्वरूप सिंह के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। नेक्स्ट झील की बात करें मीठे पानी के अंदर तो अगली झील आती है भाई, उस झील का नाम है सिलीसेड झील। देखिए झील का नाम है भाई सिलीसेड झील। और इस सिलीसेड झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है भाई अलवर के अंदर, है ना। इस सिलीसेड झील की अपन बात करें तो ये स्थित है अलवर के अंदर, है ना, अलवर के अंदर स्थित है। इस झील का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई महाराणा विनय सिंह के द्वारा, है ना। इस झील के अपन निर्माण की अपन बात करें तो इस झील का जो निर्माण करवाया था वो विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में, विनय सिंह ने अपनी रानी
शीला की याद में विनय सिंह ने अपनी रानी शीला की याद में इस झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना, सिलीसेड झील का। इसी सिलीसेड झील की मैं बात करूं तो इसी सिलीसेड झील के किनारे एक महल है, उस महल का नाम है भाई शाही महल, और इस शाही महल का भी निर्माण करवाया था भाई विनय सिंह ने, है ना, शाही महल। इसी झील की मैं बात करूं, इसी झील की मैं बात करूं तो इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। राजस्थान का नंदन कानन, राजस्थान का नंदन कानन इसलिए कहा जाता है कि भी अरावली के पेटे में स्थित है, एक इसके चारों तरफ हरियाली हरियाली है भाई, है ना, ऐसा लगता है कि भाई कहीं ऐसा लगता है कि भाई बैठे हैं कि पहाड़ियों में मनमोहक जगह पर, इसलिए इसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इसे, है ना। इसी झील के किनारे लेक पैलेस होटल भी है, लेक पैलेस होटल भी है, लेक पैलेस होटल भी है इस झील के किनारे, सिलीसेड झील के किनारे, है ना। मत्स्य पालन हेतु प्रसिद्ध भी राजस्थान की कौन सी झील है भाई, सिलीसेड झील है। कौन सी झील है भाई अपने, सिलीसेड झील। तो ये थी दोस्तों सिलीसेड झील, जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था अपनी रानी शीला की याद में, है ना, शीला की याद में जिसका निर्माण करवाया था। राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है इसे, ठीक है। इसके बाद अगली झील की बात करें तो अगली झील आती है, उस झील का नाम है दोस्तों मोती झील, है ना। अगली झील की बात करें उस झील का नाम है सर मोती झील, मोती झील। और इस मोती झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों भरतपुर के अंदर, ये स्थित है सर भरतपुर के अंदर, यह स्थित है भरतपुर के अंदर। इस मोती झील की अपन बात करें तो इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है, क्योंकि इस मोती झील के द्वारा भरतपुर के अंदर, है ना, भरतपुर के अंदर भरतपुर जिले में दोस्तों जल की आपूर्ति की जाती है। इस कारण इस मोती झील को कहा जाता है भाई भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। यह भी ध्यान रखना भाई, इससे भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा, भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है इस झील को। देखिए अपन बात कर रहे थे नदियों के अंदर, है ना, रूपा रेल नदी की, मैंने आपको पढ़ाया है रूपा रेल नदी, जिसका उद्गम होता है भाई उदय सागर की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से, जिसका निर्माण होता है रूपा रेल नदी। और रूपा रेल नदी अंतिम रूप से इस मोती झील का निर्माण करती है ना, इस मोती झील का क्या करती है भाई, निर्माण करती है, वही मोती झील है ना। इसी मोती झील की मैं बात करूं, है ना, इसी मोती झील की अपन बात करें तो यहां पर यह झील नील हरित शैवाल के लिए प्रसिद्ध है भाई। इस झील के अंदर नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, नील हरित शैवाल पाए जाते हैं, वो भी किसके अंदर, मोती झील में, है ना। इस मोती झील का जो निर्माण करवाया था भाई, मोती झील का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था भाई जाट वंश के शासक, जिसका नाम है भाई सूरजमल जाट के द्वारा, जिसे जाटों का अफलातुल कहा जाता है, जिसे जाटों का अफलातुल, है ना, बड़ा ही शक्तिशाली शासक था। इस सूरजमल के द्वारा इस झील का निर्माण करवा दिया जाता है भाई भरतपुर के अंदर मोती झील का, है ना। इसी सूरजमल के द्वारा भरतपुर के अंदर एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे आज तक किसी के द्वारा जीता नहीं गया है। उस किले का नाम था दोस्तों लोहागढ़ का किला, है ना, लोहागढ़ का किला। राजस्थान के अंदर जब एकीकरण हुआ, जब प्रथम चरण जिनका नाम था मत्स्य चरण, इस मत्स्य चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो उद्घाटन भी लोहागढ़ किले के अंदर भाई किया गया था, ठीक है। उसके बाद अपन इस मोती झील की अपन बात करें तो इस मोती झील के द्वारा लोहागढ़ किले के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है, लोहागढ़ किले के अंदर पानी की आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार से लोहागढ़ है, उस लोहागढ़ के चारों तरफ ये खाइयां हैं, इस खाइयों के अंदर, है ना, इस खाइयों के अंदर जो जल की आपूर्ति की जाती है वो आपूर्ति भी की जाती है भाई इस मोती झील के द्वारा, ठीक है। इसे भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है। राजसमंद की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, नंदसमंद झील, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है, राजसमंद के अंदर। आगे भाई, आगे नेक्स्ट झील की बात करें तो एक झील है, उस झील का नाम है भाई बालसमंद झील, बालसमंद झील, है ना।
अगली झील है उस झील का नाम है भाई बालसमंद झील। और इस बालसमंद झील की मैं बात करूं तो ये बालसमंद झील स्थित है भाई जोधपुर के अंदर। ये बालसमंद झील स्थित है भाई जोधपुर के अंदर, है ना। और इस बालसमंद झील का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई प्रतिहार वंश के शासक 1149 ईस्वी में। इस प्रतिहार वंश का शासक का नाम था भाई बालक राव, है ना। इस बालक राव के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था भाई, है ना। देखिए निर्माण की अपन बात करें कि सर बालसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था, तो प्रतिहार वंश का शासक, प्रतिहार वंश का शासक जिसका नाम था बालक राव। इस बालक राव के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया गया था भाई। इसी बालसमंद झील की मैं बात करूं तो इस झील के किनारे अष्टखंबा महल स्थित है, ये भी ध्यान रखना। इस झील के किनारे अष्टखंबा महल स्थित है, ठीक है। बालसमंद झील के बाद में करें तो एक और झील है भाई, उस छोटी छोटी झील है, उस झील का नाम है गैप सागर झील, है ना, गैप सागर झील। और इस गैप सागर झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है सर डूंगरपुर के अंदर। ये कहां स्थित है सर, डूंगरपुर में, है ना, डूंगरपुर में ये स्थित है भाई डूंगरपुर के अंदर गैप सागर झील। इसी गैप सागर झील की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई महारावल गोपीनाथ के द्वारा। इस गैप सागर झील का निर्माण करवाया गया था। और इसी गैप सागर झील के किनारे उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो, ये प्रसिद्ध कथन कहने वाले जिनका नाम था स्वामी विवेकानंद। इस स्वामी विवेकानंद का स्मारक भी स्थित है भाई इस गैप सागर झील के किनारे। और प्रसिद्ध बालिका जिसका नाम था कालीबाई, इस कालीबाई का भी स्मारक स्थित है भाई इस झील के किनारे, गैप सागर झील के किनारे, है ना। निर्माण की बात करें तो इसका भाई निर्माण करवाया था भाई महारावल गोपीनाथ के द्वारा, महारावल गोपीनाथ के द्वारा इस झील का निर्माण करवाया था। इसी झील के किनारे स्वामी विवेकानंद का स्मारक है भाई। इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक है, कालीबाई का स्मारक है ना। इसी झील के किनारे कालीबाई का स्मारक है। ये भी कौन सी है अभी अपने गैप सागर झील। अगली झीलों की अपन बात करें, अगली कौन कौन सी झील रह गई है मीठे पानी की, है ना, थोड़ी थोड़ी होगी, ठीक है। देखिए अगली झीलों की अपन मीठे पानी के अंदर बात करें तो एक आती है दोस्तों, उस झील का नाम है मीठे पानी के अंदर है एक और झील है, उस झील का नाम है दोस्तों कोलायत झील, है ना। ये तो अपन रह गई भाई कोलायत झील, है ना, कोलायत झील। इस कोलायत झील की मैं बात करूं तो यह स्थित है सर बीकानेर के अंदर, है ना। कहां पर स्थित सर, बीकानेर में स्थित है। और इस कोलायत झील की मैं बात करूं तो इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था भाई, देखिए इसके निर्माण का तो उल्लेख नहीं मिलता इस कोलायत झील का, लेकिन इस कोलायत झील की अपन बात करें तो इसी झील के किनारे एक आश्रम स्थित है भाई। उस आश्रम का नाम है भाई कपिल मुनि का आश्रम, है ना, कपिल मुनि का आश्रम। इस कपिल मुनि के आश्रम की बात करें तो ये कोलायत झील के किनारे स्थित है। और यहाँ पर दोस्तों एक मेला भरता है इन्हीं की याद में जिसका नाम है कपिल मुनि का मेला, है ना। जिन मेले का नाम है दोस्तों कपिल मुनि का मेला। और इस कपिल मुनि के मेले की बात करें तो ये भी भरता है कार्तिक पूर्णिमा को इस मेले का आयोजन किया जाता है। और इस मेले का नाम है भाई कपिल मुनि का मेला। इसी कोलायत झील की मैं बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान की सुंदर मरु उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है भाई। पश्चिमी राजस्थान की या मरुस्थल की, पश्चिमी राजस्थान की या मरुस्थल की सुंदर मरु उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, सुंदर मरु उद्यान के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी दोस्तों कोलायत झील, ठीक है जी। इसी कोलायत झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है दोस्तों नेशनल हाईवे NH
15 नेशनल हाईवे जो राजस्थान का सबसे बड़ा हाईवे है भाई NH15, ठीक है। नया नंबर इसका NH62 है, ठीक है। कोयला झील जो NH15 पर स्थित है, बीकानेर के अंदर यहाँ पर आश्रम है कपिल मुनि का, ठीक है। मेला भरता है भाई कपिल मुनि का। इसे राजस्थान का सुंदर मरु उद्यान भी कहा जाता है, ठीक है। और कोयला झील की क्या बात है, इसी कोयला झील के किनारे दीपदान का बड़ा ही आकर्षण केंद्र है भाई, दीपदान है ना, दीपदान का बड़ा ही आकर्षण केंद्र है। और इस दीपदान की अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों, इस दीपदान की अपन बात करें तो यहां पर दोस्तों चारण समुदाय के लोग है ना, चारण समुदाय के लोग इस दीपदान के अंदर भाग नहीं लेते हैं भाई, दीपदान के अंदर भाग नहीं लेते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई। आगे झील की बात करें तो एक और झील है, झील का नाम है मीठे पानी के अंदर कनक सागर झील, कनक सागर झील, जिस झील को कहा जाता है भाई दुगारी झील, कनक सागर झील। और इस कनक सागर झील की अपन बात करें तो इसे दुगारी झील भी कहा जाता है। और इस कनक सागर की अपन बात करें है ना, इस कनक सागर की अपन बात करें तो ये बूंदी के अंदर है। कनक सागर किस जिले में है भाई, बूंदी के अंदर स्थित है, ठीक है। अगली झील की अपन बात करें तो गोवर्धन सागर है भाई, कौन सी है, गोवर्धन सागर है। और ये गोवर्धन सागर है भाई उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर स्थित है ना। एक और झील है भाई रामगढ़ झील, कौन सी है भाई, रामगढ़ झील। और इस रामगढ़ झील की मैं बात करूं तो ये स्थित है भाई बारां में, किस जिले में है भाई, बारां जिले में है। और इस झील के निर्माण की अपन बात करें तो उल्का पिंड, राजस्थान की एकमात्र झील जिसके उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण होता है वो है दोस्तों रामगढ़ की झील है, बारां जिले के अंदर स्थित है भाई। ये थी दोस्तों संपूर्ण मीठे पानी की झीलें, कौन कौन सी रह गई है उसकी वापस अपन देख लेते हैं एक बार मीठे पानी की झीलों के अंदर, है ना। देखिए मीठे पानी की ये आ गई भाई, मीठे पानी की उदय सागर, अच्छा उदय सागर रह गई है ना। देखिए दोस्तों मीठे पानी की झीलों में अकल अपन बात करें तो आगे बात करते हैं उदय सागर झील, कम से कम 20-22 तो झीलें हो गई है मीठे पानी की, ठीक है जी। मीठे पानी की झीलों की बात करें तो अगली बात करते हैं भाई उदय सागर झील की। अगली झील आती है अपने उदय सागर झील। देखिए नेक्स्ट झील की अपन बात करें तो आती है सर उदय सागर। वैसे भी मैंने इस उदय सागर झील के बारे में आपको बता दिया था भाई, नदियों के अंदर है ना। उदय सागर झील की बात करें तो इसको आपको नदियों में आपको बताया गया था, ठीक है। उदय सागर की अपन बात करें तो इसका निर्माण करवाया था भाई महाराणा उदय सिंह के द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण करवा दिया था भाई, है ना। और ये स्थित है उदयपुर के अंदर, कौन से पुर में है भाई, उदयपुर में है। इसी उदय सागर झील की अपन बात करें है ना, इसी उदय सागर झील की अपन बात करें, इसी उदय सागर झील की अपन बात करें तो इस प्रकार से ये आती है भाई अपने उदय सागर झील, ये आती है अपने उदय सागर झील, ठीक है जी। यहां से एक नदी का उद्गम होता है गोगुंदा की पहाड़ियों से, उस नदी का नाम है भाई आयड़ नदी, इस नदी का नाम है जी आयड़ नदी। और ये आयड़ नदी जैसे ही इस उदय सागर झील के अंदर प्रवेश करती है या अपना जल इसके अंदर स्रावित करती है तो और वापस इस उदय सागर झील से पुनः इस नदी का उद्गम होता है। इस उद्गम स्थान पे इसका नाम चेंज हो जाता है तथा इस नाम को कहा जाता है भाई बेड़च, है ना। इस नदी को किस नाम से जाना जाता है भाई, आगे जाके बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न दूसरा बनेगा कि भाई इस उदय सागर झील के अंदर कौन सी नदी गिरती है, तो आयड़ नदी गिरती है भाई, आयड़ नदी गिरती है, ठीक है जी। अगली बात करें इस उदय सागर झील के बारे में तो यहां पर दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध से पहले महाराणा प्रताप व अकबर के सेना नायक जिसका नाम था भाई मान सिंह, इस मान सिंह की जो मुलाकात हुई थी वो मुलाकात भी हुई थी भाई इसी झील के किनारे, है ना। मान सिंह तथा महाराणा प्रताप की जो मुलाकात हुई वो भी इस उदय सागर झील के किनारे हुई थी, ठीक है जी। ये आती है भाई आपके मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झीलें।
स्वरूप सागर, कायलाना, गैप सागर, मोती झील, आना, फाय सागर, जैसमंद, पिछोला। ठीक है जी, सारी पड़ ली अपने मीठे पानी की झील के अंदर। देखिए दोस्तों, पिछोला के अंदर मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी, है ना, पिछोला की आप याद रखना। कहां गई पिछोला? देखिए दोस्तों, पिछोला की अपन बात करें तो पिछोला झील के किनारे यहां पर दोस्तों नटनी का चबूतरा है भाई, नटनी का चबूतरा, ये भी याद रखना। किस नटनी का चबूतरा किस नदी, किस झील के किनारे है? तो भाई किस झील के किनारे है? पिछोला झील के किनारे कौन सा चबूतरा है भाई? नटनी का चबूतरा। उस नटनी की छतरी की बात करें, एक तो नटनी की छतरी है ना, ये कंफ्यूजन में होता। नटनी की छतरी की अपन बात करें तो ये जालोर के किले में है भाई, जालोर के किले के अंदर है नटनी की छतरी। और नटनी के चबूतरे की बात करें तो ये उदयपुर के अंदर पिछोला झील के किनारे है। नटनी के चबूतरे की कहानी ये थी, उस समय कहा जाता है कि भाई महाराणा के द्वारा इस ये नटनी जो नट जाति की थी, ये कला करती, ये चलने में रस्सी पर जो कलाकृति दिखाते उसमें बड़ी निपुण थी, है ना। कहा जाता है कि इस नटनी के द्वारा राजा को फरमाइश की जाती कि भाई मैं कोई भी चुनौती पूर्ण कर सकती हूँ, है ना, रस्सी पे चल सकती हूँ, कलाबाजियां दिखा सकती हूँ। महाराणा ने कहा कि रस्सी पर तो कोई भी चल सकता है, थोड़ी नजदीक, है ना, लेकिन महाराणा ने कहा कि अगर तू पिछोला झील को पूरा पार कर दे तो आधा मेवाड़ मैं तुझे क्या कर दूंगा भाई, दान कर दूंगा, आधा मेवाड़ तुझे क्या कर दूंगा, दान कर दूंगा। इसी के कारण नटनी ने कहा आधा तो मुझे मेवाड़ दान नहीं करना है, लेकिन मुझे मेरी गुरु दक्षिणा दे देना। ऐसा ही कहा जाता है कि बाद में इस नटनी को पिछोला झील के ऊपर ऐसे रस्सी बांधकर चलाया जाता है, मुंह में तलवार लेके। जैसे ही पिछोला झील को ये पार करती है, जैसे ही बीच में पहुंचती है, पहुंचते पहुंचते ये पहुंच जाती है, लेकिन कहा जाता है कि बीच में ही महाराणाओं के द्वारा, है ना, वहां के राजा के द्वारा इस रस्सी को काट दिया जाता है भाई, क्योंकि आधा उसने उसको शर्त दे दी कि आधा मेवाड़ मैं तुझे दान कर दूंगा। जैसे ही रस्सी को बीच में काट दिया जाता है भाई, नटनी इसके अंदर गिर जाती है ना, और ये नटनी की यहाँ क्या हो जाती है भाई, डूबने से मृत्यु हो जाती है। और इसी की स्मृति में इस झील के किनारे दोस्तों नटनी का चबूतरा स्थित है, और इस नटनी का नाम था दोस्तों गलकी। ये भी ध्यान रखना, इस नटनी का क्या नाम था? गलकी, है ना, गलकी नटनी भाई, ठीक है, इसका नाम था गलकी नटनी। तो ये थी दोस्तों आपके संपूर्ण मीठे पानी की झीलें, है ना, ये थी आपके संपूर्ण दोस्तों मीठे पानी की झीलें। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे दोस्तों खारे पानी की झीलें, ठीक है।